वो उस वक्त ऑफिस में बैठी सुबह हुई बातों को सोच रही थी। उसका दिमाग दर्द से फट रहा था। लंच टाइम उस्मान ने उसे अपने कमरे में बुलवाया था। जी भाई, क्या बात है? वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। तुम्हें वकार के बारे में मालूम हो गया? उस्मान ने बात का आगाज करते कहा। जी पता है। वो अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग को घुमाते हुए बोली। अलीज़े, कभी भी ये महसूस मत करना कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारा भाई हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। बहुत जल्द उससे तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा मैं। उस्मान ने परेशान सा उसे देखा तो फौरन बोला। आप बस ये ख्याल रखें कि मेरे बेटे पर उनका कोई हक नहीं, और फजूल के हक जताए भी ना। वो बाकी जो करना है करें, मैं आपको नहीं रोकूंगी। अलीज़े ने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसकून करते कहा। आयान को तो उसके पास भी फटकने नहीं दूंगा। हक जताने की तो बहुत दूर की बात है। तुम काम खत्म कर लो, फिर इकट्ठे घर चलेंगे। उस्मान ने कहा तो सर हिलाती वो ऑफिस से बाहर चली गई। तुम्हारे साथ पहले गलत होने को मैं नहीं रोक सका, पर अब मैं 1% भी तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा उस्मान अशरफ का खुद से वादा है। उसके जाने के बाद वो खुद से अहद कर रहा था, क्योंकि वो उसकी हालत का गवाह था कि किस तरीके से सब घर वालों ने उसे संभाला। ये बस वही जानते थे। जब से पता चला कि आयान उसका बेटा है, वो तब से घर से बाहर निकला हुआ था। हजारों सोचें उसके दिमाग में चल रही थी। शाम के वक्त वो हशमत विला में दाखिल हुआ। उसकी हालत कुछ बिखरी बिखरी सी थी। वो चलता हुआ हॉल में आया जहां अरूज और शहीर सर जोड़े किसी प्लानिंग में मसरूफ थे। शहीर, मुझे तुमसे बात करनी है, वकार ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। और शहीर को मालूम था कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तुम मुझे भाई मानते थे ना, और कहते भी थे कि मैं आपको सब बताता हूँ, तो इतनी बड़ी बात तुमने क्यों नहीं बताई? क्यों मुझसे छुपाई? बोलो। वकार गुस्से से उस पर चिल्लाया। वो दरअसल भाई, शहीर उसके गुस्से को देखकर लम्हे पल के लिए डर सा गया। जब हमारी बात होती थी तब एक पल भी तुमने इस बात का एहसास क्यों नहीं होने दिया मुझे? क्या इतना पराया हो गया था मैं? अब की बार उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, बेबसी थी। शहीर के दिल को कुछ हुआ। वो जवाब देने वाला था, तभी उस्मान तेज तेज चलता उन दोनों के पास आया। वो उनकी बातें सुन चुका था। अलीज़े और उस्मान अभी घर आए थे। क्या मतलब बात होती थी? क्या तुम इस घटिया इंसान से बातें करते थे? बोलो। उस्मान के माथे पर ढेर सारे बल पड़ चुके थे। गुस्सा वाज़ेह था। शहीर एकदम डरा था। जब मैंने मना किया था कि इस खबीस से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, ना मिलना जुलना ना फोन, तुमने क्यों राब्ता रखा इससे? उस्मान ने शहीर को खींच कर एक और थप्पड़ मारते हुए कहा। तो अलीज़े जल्दी से उनके पास आई। उस्मान, ये क्या कर रहे हो? वकार ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे करना चाहा, जब उसका एक और थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी धक्के देकर निकाल दूं तुम्हें। तुम में तो जरा शर्म नहीं। मुंह उठाकर वापस आ गए, और मजे की बात अपने साथ अपनी बच्ची भी ले आए कि लो देखो सब, इसकी माँ की वजह से मैंने तुम सबको पूरे खानदान के सामने जलील करके रख दिया था। बेशरम। उस्मान ने गुस्से में अपने अंदर का गुबार निकाला। अगर मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ ना, तो अच्छा होगा तुम भी अपनी हदें मत भूलो। ये बार बार हाथ उठाना मुझे मेरी हदूद से बाहर निकलने पर उकसा रहा है, और मेरी बेटी को इस सब में मत घसीटें। वकार का भी अब जब्त जवाब दे गया था। वो अपना गुस्सा बमुश्किल जब्त करते हुए बोला। ओह वाह वाह, भाई साहब के तो अच्छे खासे पर निकल आए। और तुम्हारी हदूद कौन सी हैं भला? सारी हदूद तो तुम पहले ही पार कर चुके हो, और बहुत अच्छे से पार की हैं। उनके जख्म तो आज तक ढो रहे हैं हम। अब बाकी क्या रह गया है? हम पर हाथ उठाना चाहते हो? उठाओ। उस्मान उसको 2-3 बार हल्का हल्का धक्का देते हुए बोला। वकार ने कोशिश की और अपना गुस्सा दबाए रखा। उस्मान, बस बहुत हुआ। तुमने घर को लड़ाई का मैदान समझ लिया है क्या? फायजा बेगम जो किचन में थी, बाहर शोर सुना तो फौरन बाहर आई। उन्होंने उस्मान को थप्पड़ मारते देख लिया था। जब अपनों की शक्ल में पीठ में छुरा घोंपने वाले मौजूद हों तो घर तो लड़ाई का मैदान बन ही जाता है। वो वकार को देखता भरपूर तंज मारता वहां से निकल गया। वकार ने उस जगह से जाना ही मुनासिब समझा। शहीर सोफे पर बैठा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अलीज़े उसके पास आकर बैठी। तुम ठीक हो? उस्मान भाई ने ज़्यादा ज़ोर से मार दिया क्या? वो उसके लिए फिक्रमंद हो रही थी। नहीं, मुझे रोना तो दोनों की लड़ाई देख कर आया। पहले कितने अच्छे दोस्त थे, और अब यूं लड़ रहे थे। वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोला। अब तो शायद ये रोज देखने को मिले। तुम रो मत। रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। वैसे आयान कहाँ है? अलीज़ा ने उसके बाल बिगाड़ते पूछा। मुझे नहीं पता, वैसे भी हमारी कट्टी चल रही है। शहीर ने अपने बाल दोबारा सही करते हुए कहा। ओके चलो, फिर मैं अपनी जान को खुद ढूंढती हूँ। अलीज़े हल्का सा मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई।
क्राइम पार्टनर, तुम ठीक तो हो ना? अरूज को अब उसकी टेंशन लगी हुई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को छेड़ते और एक दूसरे की गलतियों को छुपाते भी थे। अरूज, तुम तो मेरी क्राइम पार्टनर हो। तुम एक काम करोगी, ये जो आज असाइनमेंट मिला है इसे बना दो, मुझे वकार भाई को मनाना भी है। वो चेहरे पर इंतहा की मासूमियत तारी किए बोला, अच्छा मैं बना दूंगी, पर बदले में तुम्हें कल मेरे साथ रूही की बर्थडे पार्टी पर चलना पड़ेगा। अरूज ने भी अपना काम निकलवाना चाहा। नहीं यार, वो बहुत पकाती है। शहीर ने फौरन इनकार किया, पर अरूज के घूरने पर मान गया, क्योंकि वो जानता था रूही उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, पर उसकी खामी बस इतनी सी थी कि वो बहुत बातूनी थी। क्या हुआ, परेशान हो? वकार हाशिम साहब के कमरे में आया। वो बेड पर बैठे किसी किताब का मुताला करने में मसरूफ थे। उसके थके चेहरे को देखते पूछ बैठे, जिस बाप को 5 साल बाद पता चले कि उसका एक बेटा है, वो परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? वो जैसे खुद पर ही हंस रहा था। तो तुम्हें इस बात से परेशानी है कि आयान तुम्हारा बेटा है? हाशिम साहब ने कुछ सोचते हुए पूछा। परेशानी इस बात की है कि इतने साल मैं बेखबर रहा। वो अपना सर हाथों में गिरा कर बोला, क्या तुम अलीजे को तलाक देने के बारे में सोच रहे थे? अब पता चला कि तुम्हारा बेटा है तो अब तुम्हें उसके लिए दोनों को अपनाना पड़ेगा। हाशिम साहब ने अपने दिल में आया सवाल फौरन पूछ लिया। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, आप अच्छे से जानते हैं मैंने उससे शादी छोड़ने के लिए नहीं की थी। बस अब जब सोचता हूँ वो मेरी वजह से कितनी मुश्किलात से गुजरी है तो खुद पर गुस्सा आता है। वो अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरते बोला, तो अब किस बात की परेशानी है? अगर तुम सब ठीक करना चाहते हो तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाशिम साहब ने उसके हाथ पर हाथ रखकर हौसला देते हुए कहा, आपको ये सब इतना आसान लग रहा है? पूरा घर इस वक्त मेरा दुश्मन बना हुआ है। सबका बस चले तो अभी मुझे निकाल बाहर फेंके। वैसे मैं ये डिज़र्व भी करता हूँ। उनकी बेटी के साथ अच्छा तो नहीं किया ना मैंने? वो गहरा सांस खारिज करते बोला, अगर माजी में अटके रहोगे तो मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना पाओगे। तो मेरे यार हिम्मत कर और चीज़ों को बेहतर करने की तैयारी कर, सभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। हाशिम साहब ने हल्का सा हंस कर कहा। वकार भी मुस्कुरा दिया। अब उसे बहुत अच्छे से मालूम हो चुका था कि क्या करना है और कैसे करना है। हशमत विला में हशमत साहब के 3 बेटे अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं। सबसे बड़े बेटे अशरफ साहब, जिनकी बेगम फ़ाइज़ा बेगम थी, उनके 2 बच्चे उस्मान और अलीज़े थे। 5 साल पहले उस्मान की शादी रामीन से हुई और उनके 2 जुड़वां बेटे उमर और हादी हैं। दूसरे नंबर पर हाशिम साहब, जिनकी बेगम आबदा बेगम है। उनकी 3 बेटियां अरूज, रामीन, मिशल और एक बेटा वकार है। अरूज शहीर की क्लास फेलो है। मिशल ग्रेजुएशन करके अब फ्री है और वकार की अमेरिका में कंपनी है। तीसरे नंबर पर तलहा साहब, जिनकी बेगम शगुफ्ता बेगम और 2 बेटे शहीर और अहमद हैं। शहीर यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में है और अहमद 10वीं जमात में पढ़ता है। दादी जान, मुझे भूख लगी है, नूडल्स बना दें। ज़ैनब किचन में दाखिल होते हुए बोली। वो काफ़ी देर से अरूज और मिशेल को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं ना मिली तो खुद किचन में आ गई, जहां सामने आबदा बेगम और फ़ाइज़ा बेगम खाना बना रही थी। बाहर बैठो, अरूज बनाकर दे देगी। और दोबारा मुझे दादी कहने की ज़रूरत नहीं है, आबदा बेगम काफ़ी रूड लहजे में बोली। पर आप मेरी दादी हैं, डैड ने बताया, तो मैं आपको दादी क्यों नहीं कह सकती फिर? आप मेरी प्यारी सी दादी जान हो, ज़ैनब उनके सामने आकर बोली। यह उसकी हमेशा से आदत थी। वो बात की तह तक जाने की आदी थी। वो रीज़न जानने की हमेशा कोशिश करती। बोला ना एक दफ़ा, बात समझ नहीं आई तुम्हें? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, बाहर दफ़ा हो जाओ। आबदा बेगम ने अब आबदा बेगम उसके बार बार दादी कहने पर चिढ़ते हुए गुस्से और तेज लहजे में बोली। ज़ैनब उनके चिल्लाने पर एकदम से पीछे हटी। आबदा छोटी सी बच्ची है, ऐसे तो मत बोलो। फ़ाइज़ा बेगम ने उन्हें समझाना चाहा। भाभी, इसका चेहरा देखती हूँ ना तो इसकी मनहूस माँ का चेहरा नज़र आता है मुझे, जिसकी वजह से हमारे घर में बेसकूनी फैल गई। आबदा बेगम ने नफ़रत भरी नज़रों से ज़ैनब को देखते कहा। ज़ैनब काफ़ी सहम गई थी। वो मुड़कर किचन से निकल गई। इस सब का जिम्मेदार तो वकार है ना कि उसकी बीवी अमेरिका वाली, फ़ाइज़ा बेगम ने तल्ख लहजे में कहा, जिसे आबदा बेगम ने बहुत अच्छे से महसूस किया। उस विला में सब मिलजुल कर रहते हैं। आबदा बेगम का अपनी देवरानियों के साथ बहनों वाला ताल्लुक है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी आबदा बेगम से गलत अंदाज में बात नहीं की।
पर वो एक माँ थी तो अपनी बेटी का दुख उनसे भी देखा नहीं जा रहा था। तभी वो कभी कभी कुछ सख्त जुमले बोल देती। यही तो दुख है कि वो मेरा बेटा है जिसकी मैं तरबियत भी ठीक से नहीं कर पाई, आबदा बेगम ने नम लहजे में कहा। जैनब की उस घर में सिर्फ अरूज, मिशेल, हाशिम साहब और आगा जी से बात होती थी। बाकी सब उसको इग्नोर करते थे। अरूज चूंकि आज शहीर के साथ अपनी दोस्त रूही की बर्थडे पार्टी पर गई थी, मिशेल अपनी होने वाली नंद के साथ शॉपिंग पर गई थी, हाशिम साहब आराम कर रहे थे और आगा जी पार्क में वॉक करने गए थे। यूं मानो वो अब किसी से बात नहीं कर पा रही थी। आबदा बेगम के गलत रवैये पर रोती हुई वो बाहर गार्डन की सीढ़ियों पर बैठी थी। अपना सर घुटनों में दिए वो रो रही थी। तभी एक गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी से वकार और उसका दोस्त जुबैर निकले। वकार 4 बजे के करीब उससे मिलने गया था। जुबैर और मिशेल एक दूसरे को पसंद करते थे और 15 दिन तक उनकी शादी होने वाली थी। जुबैर ने यह सब उसे बहुत पहले बताया था। वो दोनों बातें करते अंदर जा रहे थे जब वकार की नज़र जैनब पर पड़ी। उसे रोते देख वो उसकी तरफ बढ़ा। जैनब मेरी जान, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वकार ने उसे फौरन गोद में उठाते हुए कहा। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, जैसे बहुत ज़्यादा रोई हो। सभी बाहर चले गए। मैं अकेली घर में थी, बहुत भूख लगी थी। दादी जान से नूडल्स बनाने का कहा, उन्होंने डांट दिया मुझे। वो रोते हुए सब बताने लगी। वकार के दिल को कुछ हुआ। वो बच्ची जिसके खाने पीने की हर चीज़ उसके कमरे में होती थी, वो जो भी कहती थी उसी पल उसे मिल जाता। वो आज भूखी थी और रो रही थी। वकार उसे गोद में लिए खड़ा हुआ। बस इतनी सी बात, अभी देखना डैड आपको चुटकी बजाते नूडल्स और सैंडविच बना कर देते हैं। वकार उसे कंधे से लगाए खड़ा हुआ और जुबैर को इशारा करता अंदर दाखिल हुआ जहाँ सब ने डिनर कर लिया था। किसी ने जैनब को बुलाने की जहमत नहीं की थी। टीवी हॉल में शगुफ्ता, आबदा और फायजा बेगम बैठी हम टीवी का ड्रामा देख रही थी। कोई वकार का आना उन्होंने इग्नोर किया। हाँ, जुबैर उनसे सलाम लेकर उनके पास ही बैठा बातें करने लगा। वो उस घर के होने वाला दामाद था। वकार उन सब का रवैया चुप करके सहता हुआ किचन में दाखिल हुआ। जैनब को शेल्फ पर बिठाया और खुद सैंडविच बनाने की कोशिश करने लगा। आज तक उसने एक अंडा तक ना बनाया था तो सैंडविच कैसे बन जाते। ओके फाइन, आयान सिर्फ आज नूडल्स मिलेंगे, कल से आपको दूध पीना पड़ेगा। डॉक्टर ने खास बोला है कि आपको अच्छी डाइट लेनी है। तभी अलीज़े आयान को गोद में उठाकर किचन में दाखिल हुई क्योंकि वो जिद कर रहा था कि नूडल्स ही खाने हैं। सभी जानते थे कि वो नूडल्स और पास्ता का कितना शौकीन था। वो किचन में दाखिल हुई तो उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी जहाँ वकार हाथ में टमाटर और खीरा लिए उसे काटने की कोशिश कर रहा था, जबकि जैनब चुप सी शेल्फ पर बैठी। उसके आने पर वकार ने मुड़ कर देखा। आज अलीज़े उसे इग्नोर करते आयान को जैनब के पास शेल्फ पर बिठाती सामने डब्बे से नूडल्स का पैकेट निकाल कर बनाने लगी। अलीज़े, जैनब के लिए भी बना लो, इसे भी नूडल्स खाने हैं, मैं तब तक सैंडविच बना लेता हूँ। वो मसरूफ़ से अंदाज में बोला जैसे उन दोनों के दरमियान ये सब रोज़ का हो। अलीज़े ने गहरा सांस लिया है और एक और पैकेट निकाल कर बनाने लगी। वकार बहुत ध्यान से टमाटर को काटने की कोशिश कर रहा था कि वो बराबर कोल कटें, पर वो ख़राब होते जा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? जैनब ने साथ बैठे आयान से पूछा। आयान, वो बस इतना ही बोला। सो क्यूट ने, तुम कितने गोलू मोलू से हो? जैनब ने उसके गाल खींचते कहा। आयान जोर से चिल्लाया तो अलीज़े ने मुड़कर दोनों को देखा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्योंकि इस घर में सब बिजी रहते हैं, तुम और मैं दोनों खेलेंगे। जैनब ने कुछ सोचकर अपना हाथ आयान के आगे किया। आयान ने अपनी छोटी आंखों को और छोटा करते उसे देखा और उसके हाथ से हाथ मिला लिया। अलीज़े ने हैरानगी से उसे देखा। वो जो कभी किसी से ज़्यादा जल्दी बात ना करता था, अब जैनब से 2 मिनट में दोस्ती, जिसका मतलब वो उसे पसंद आई थी। मैं बना देती हूँ, आप जैनब को लेकर बाहर जाएं। अलीज़े ने उसके हाथ से छुरी पकड़ते हुए कहा, क्योंकि वो सामने टमाटर और खीरे का हाल देख चुकी थी। मज़ीद उससे टमाटर और खीरे का पोस्टमार्टम बर्दाश्त ना हुआ तो फ़ौरन बोली, थैंक्स, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि ये गोल क्यों नहीं कट रहा। वकार ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा। अलीज़े चुप ही रही। चलो जैनब और आयान बाहर चलते हैं। वकार हाथ धोकर उन दोनों के करीब आया और दोनों को गोद में उठाया। वो पहली बार आयान को गोद में उठा रहा था। उसका दिल एकदम भारी हुआ। जज्बात पर काबू पाते वो किचन से बाहर जाने लगा जब अलीज़े उसके सामने आई। आयान से दूर रहें। वो बस इतना बोलती आयान को पकड़ने लगी जब वकार थोड़ा पीछे हुआ। यहीं बाहर ही हूँ, कहीं लेकर भाग नहीं रहा। तुम नूडल्स बना कर आओ, मिलकर खाते हैं। वो आम से लहजे में कहता बिना उसे बात करने का मौका दिए बाहर निकल गया और अलीज़े पीछे से दांत पीसती रह गई। रामीन, रामीन, उस्मान ऊंची आवाज़ में रामीन को बुला रहा था। वो किचन में सालन बना रही थी। चूल्हे को धीमा करती वो भागकर कमरे में पहुंची जहाँ उस्मान कुछ ढूंढ रहा था। कुछ
क्या हुआ, कुछ चाहिए? वो कमरे में दाखिल होते बोली, मेरा वॉलेट, टाई, शूज़ कुछ भी नहीं मिल रहा, जल्दी ढूंढ कर दो। वो चीज़ों को उलट पुलट करते बोल रहा था। देती हूँ। रामीन ने जल्दी जल्दी चीज़ें ढूंढनी शुरू की। देख रहा हूँ आजकल तुम मेरा कोई काम ढंग से नहीं कर रही, वजह भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा चहीता भाई जो आ गया है, उसी की खातिर मदारत में मसरूफ़ रहती होगी। वैसे तुम तो बड़ी खुश होगी ना, काफ़ी सालों बाद जो अपने भाई से मिल रही हो। बड़ा इंतज़ार किया था, बड़ी दुआएं भी मांगी थी। उस्मान भरपूर तंज मार रहा था। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने तो उससे ठीक से बात भी नहीं की। रामीन चीज़ें उसको पकड़ाते बोली, ओ तो दुख इस बात का है, ठीक से बात नहीं हुई। जाओ आराम से बातें करो और खाला होने का पूरा फ़र्ज भी अदा करना। वो जूते पहनता गुस्से से भरे अंदाज में बोला। रामीन ने बेड पर पड़ा उसका कोट उसे पहनाया। जितना गुस्सा आपको उस पर है, उससे 1000 गुना ज्यादा मुझे उस पर है। फिक्र मत करें, मुआफ नहीं किया मैंने उसे। साइड टेबल पर पड़ी घड़ी पकड़कर उसने उसकी कलाई पर बांधते हुए कहा, भरोसा तो तुम पर भी नहीं है मुझे, आखिर उसी की बहन हो ना। उस्मान ने हाथ खींचते हुए कहा। रामीन के हाथ वहीं ठहर गए। उस्मान अपना लैपटॉप बैग पकड़ता कमरे से निकला। वो पिछले 5 साल से कई बार इस तरह उसे ताने मारता रहा था, पर आज कुछ ज्यादा ही बोल गया। रामीन को उसकी आखिरी बात बहुत बुरी लगी। आंखों में आंसू भी आए, पर उसने सर झटक कर कदम कमरे से बाहर रखे। वकार को यहाँ 1 हफ्ता गुजर चुका था। हाशिम साहब की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। वकार बहुत ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ बिताता था। जैनब हशमत खान के साथ काफ़ी मिलजुल गई थी। अरूज और शहीर उसे रोज़ कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते। आबदा बेगम का रवैया वैसा ही था। उस्मान का टकराव जब भी वकार से होता, कोई ना कोई तंज मार कर ही जाता वो। 1 हफ्ते में मिशल की शादी थी। सभी उसकी शादी की तैयारियों में हद दर्जा मसरूफ़ थे। किसी को सर खुजाने का वक्त ना था। हाँ बोलो उस्मान, क्या मसला हो गया? वो उस वक्त स्टडी में बैठे उस्मान से बात कर रहे थे। बाबा जो हम पुराने स्टोरों के दुकानदारों की डिमांड पर दोबारा से सूट बना रहे थे, उसमें 2 नंबर का माल इस्तेमाल किया गया है। कपड़ा बहुत हल्का है, जो हमारी क्वालिटी के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता। ये मुझे भी आज ही मालूम हुआ। काफ़ी कस्टमर्स ने ऐसा रिव्यू दिया है। उस्मान काफ़ी परेशान लग रहा था। पर हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तुम जानते हो मार्केट में हमारा नाम कैसे बर्बाद हो सकता है ऐसे। उस्मान की बात सुनते वो भी बहुत परेशान हुए। आज तक उनकी कंपनी ने बहुत नाम कमाया था, वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो सालों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला रहे थे। उनके बनाए हज़ारों कपड़ों के डिज़ाइंस मार्केट में पहली पोजीशन पर रहे थे। मुझे बस डर इस बात का है, कहीं ये बात मीडिया में ना रिलीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। अशरफ साहब काफ़ी परेशान लग रहे थे। नहीं आएगी, मैंने बाकी बचे सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। उन दुकानदारों से भी बात कर ली है जिनके यहाँ डिलीवरी हुई है। बस अब ये बात हमारे मुखालफिन तक ना पहुँचे, वरना वो बहुत बुरे तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे करेंगे। उस्मान साहब ने अपना सर दबाते हुए कहा, क्योंकि सभी जानते थे कि उनका हमदानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से काफ़ी पंगा है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में दोनों की काफ़ी बार बहस भी हो चुकी है, और अब तो वो बस मौके की तलाश में थे। घर में किसी को इस बात की खबर ना लगे, सभी परेशान हो जाएंगे। कल मैं खुद जाकर सारा मामला देखूंगा। अशरफ साहब ने अपनी ऐनक उतारते आंखों को दबाते कहा। उस्मान ने हाँ में सर हिलाया।